स्टूडेंट्स देखिए, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूनिट 1 लेक्चर नंबर 9 है। लास्ट लेक्चर है आपका। ठीक है, इस लेक्चर में हम जो है वर्केबिलिटी पर जो टेस्ट परफॉर्म पढ़ रहे थे, उसमें 3 टेस्ट अपन ने इस लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। स्लम टेस्ट, कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट एंड वीपी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। ये नेक्स्ट टेस्ट है वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने का, फ्लो टेस्ट। ठीक है, so this is a laboratory test which give indication the quality of concrete with respect to consistency, cohesiveness मतलब सेम पार्टिकल्स में जो आपस में अट्रैक्शन होता है, that is called cohesiveness, और proneances to segregation, कितने चांसेस है सेग्रीगेशन के। ठीक है, ये टेस्ट ये 3 चीजें आपको बताता है। In this test, standard mass of concrete is subjected to jolting. The spread or the flow of concrete is measured and the flow is treated to workability. ठीक है, तो ये इसका टेस्ट ऑपरेटर्स है। ठीक है, इसमें जो है आपकी एक तो ये आपका कोन होता है, ये रोड होती है कॉम्पैक्शन के लिए, ये एक टेबल होती है जिसपे इस कोन में कंक्रीट को ऐड कराया जाता है। 2 लेयर में इसको फिल किया जाता है, ईच लेयर को 25 टाइम्स टेम्परिंग की जाती है। ठीक है, इस कोन की जो हाइट होती है वो आपकी 12 सेंटीमीटर हाइट होती है। ठीक है, और 17 सेंटीमीटर टॉप डायमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर बॉटम डायमीटर होता है। ठीक है, और ये 76 सेंटीमीटर इस प्लेट का जो है आपका डायमीटर होता है। ठीक है, ये ऑपरेटर्स के बारे में है। ठीक है, आगे अपन इसका प्रोसीजर देखेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए जो डायमेंशन थी वो मैंने आपको बता दी, 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये कोन की डायमेंशन है। एक प्लेट है, प्लेट ये एक, इसमें 2 तरह की प्लेट्स यूज की जाती है। एक तो इस तरह से प्लेट यूज की जाती है जिसको हाथ से घुमाया जाता है। ठीक है, या पैरों से उसको जॉल्टिंग कराई जाती है। सेकंड ये प्लेट होती है जिसमें अपने को जो है ये हैंडल दिया रखा होता है, इस हैंडल से अपन को इसको चलाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, देखिए प्रोसीजर में आपको क्या करना है। इस प्लेट पर जो है आपको एक प्लेट जो दे रखी है, इस प्लेट पर सेंटर में आपको कोन को रखना है। ठीक है, ये आपका कोन हो जाएगा जिसको आपको सेंटर में रखना है। ठीक है, कोन को रखने के बाद आपको ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, इसमें आपको ये कोन इस तरह से रख देना है। ठीक है, इस कोन को रखने के बाद आपको इसमें कंक्रीट डालना है। 2 लेयर में आपको कंक्रीट डालना है। 12 सेंटीमीटर की हाइट है तो 6 लेयर 6 सेंटीमीटर में डालना है। डालने के बाद ईच लेयर को आपको 25 टाइम्स आपको कॉम्पैक्शन कराना। देखिए, फिल्ड इनटू 2 लेयर, एंड जो आपको कॉम्पैक्शन कराना है 25 बार कराना है ताकि जो एंट्रैप्ड एयर है वो रिमूव हो सके। 16 mm इसकी रोड का डायमीटर होता है और 61 सेंटीमीटर ये रोड लॉन्ग होती है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, जब आप जैसे ही ये प्रोसेस कर लो आप, देन उसके बाद आपको इस कोन को वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करना है। ठीक है, कोन आपने हटा दिया। कोन हटाने के बाद कंक्रीट इस टेबल पर स्प्रेड हो जाएगा। इस तरह से ये कंक्रीट आपका स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, फिर स्प्रेड हो जाने के बाद आपको कंक्रीट को लिफ्ट कराना है, टेबल को राइज करना है और ड्रॉप करना है 12.5 mm की हाइट पर 15 बार 15 सेकेंड्स में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंक्रीट आपका स्प्रेड होना स्टार्ट होगा। ये कंक्रीट आपका लिफ्ट होने से 15 सेकेंड में जितना स्प्रेड होगा हो जाएगा। इस तरह से ये कंक्रीट आपका स्प्रेड हो जाएगा। ड्राई कंक्रीट होगा तो स्प्रेड होने में टाइम लगेगा, वेट कंक्रीट होगा तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्प्रेड हो गया। स्प्रेड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, स्प्रेडिंग डायमीटर आपको नोट करना है इन वेरियस डायरेक्शन में। ये सब आप इन स्टेप से डायमीटर को नोट कर लेंगे, और इस डायमीटर को नोट करने के बाद आपको 6 डायरेक्शन में आपको मेजर करना है और एवरेज नोट कर लेना है। और इसके बाद आपको एवरेज डायमीटर जब आ जाएगा, देन आपको परसेंटेज फ्लो फाइंड आउट करना है। परसेंटेज फ्लो के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करें, स्क्वायर डायमीटर इन सेंटीमीटर -25 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, और इस फ्लो की जो रेंज है वो 0 से लेकर 150% तक हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका फ्लो टेस्ट हो गया कंक्रीट का। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये जितने भी मैंने आपको चारों तरह के टेस्ट बताए हैं, उन टेस्ट के यहाँ पर में वीडियो लिंक है, ये आप यहाँ पर जाकर इन वीडियो लिंक्स की हेल्प से जो है आप जो है इसको देख सकते हैं। ये वीडियो लिंक में जो है आपको एनिमेटेड वीडियो दे रखे हैं इन टेस्ट के, ठीक है। वहाँ से आपको और आइडिया लग जाएगा इस टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वर्केबिलिटी वाले को, ठीक है। चारों टेस्ट के ये लिंक है। नेक्स्ट आता है एयर कंटेंट। देखिए एयर कंटेंट क्या होता है। एयर कंटेंट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट के पेस्ट में, मोटार में, मोटार होता है सीमेंट एंड सैंड का मिक्सचर, मोटार एंड एग्रीगेट, सॉरी एग्रीगेट ऐड कर लें तो वो आपका कंक्रीट कहलाता है ना। एक्सक्लूसिव ऑफ पोर स्पेस इन एग्रीगेट पार्टिकल यूजुअली एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर का, ठीक है। ये एयर कंटेंट होते हैं। एयर जो है आपकी ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है और वाटर के वेपर हो सकती है, ठीक है। एयर का वेट होगा, ये वेट प्रेशर और टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से कंक्रीट में एक्सपेंशन आ सकता है, कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से कंक्रीट में जो है क्रैक्स डेवलप होंगे, क्लियर, क्रैक्स डेवलप होंगे। तो इसके लिए अपने एयर कंटेंट जो है, अगर कंक्रीट में ज़्यादा है एयर कंटेंट तो हम उसको, ये कैलकुलेशन जब डिज़ाइन मिक्स करते हैं तो वहाँ पर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं एयर कंटेंट को। देन उसके बाद एयर एंट्रिंग एडमिक्सचर्स की हेल्प से अपन उसको अमाउंट ऑफ एयर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये नॉन कॉलेंसिंग बबल्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग मिक्सिंग के टाइम ये एंटर कर जाते हैं, या सेटिंग ऑफ कंक्रीट के टाइम या हार्डनिंग के टाइम कंक्रीट में ऐड कर जाते हैं, ठीक है। इट इज जनरली ए प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए एंटर्ड एयर, रिजल्ट टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट लाइक वर्केबिलिटी, इजियर प्लेसिंग, फिनिशिंग, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड बेटर एंड आपका बेटर रेजिस्टेंस टू फोर्स्ड एक्शन, रिडक्शन इन ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। ये आपके अगर प्रॉपर अमाउंट में एयर कंटेंट होंगे तो ये सब एडवांटेजेस हैं प्रॉपर एयर कंटेंट के। और अगर आपके ज़्यादा होंगे तो ये स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, जो स्पेस रिलीव करेगा प्रेशर को, कब, जब ये जो है वाटर के वेपर सेट हो जाएंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आइस से ये जो है आपका प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कंक्रीट की सरफेस पर, और प्रेशर आने से कंक्रीट में गड्ढे बन सकते हैं। जब एक्सपेंड हो जाएगा फिर ये वाटर मेल्ट होके इवापोरेट हो गया तो कंक्रीट में जो है आपके गड्ढे हो सकते हैं। इस एयर वॉइड्स को अपन दो तरह से देखते हैं, एक तो होता है एंट्रेंट एयर, एक होता है एंट्रप्टेड एयर, ठीक है। एंट्रेंट एयर eventually incorporated in the form of a spherical shape में enter eventually add होती है आपकी, और spherical shape के bubbles होते हैं इसमें, spherical shape के आपके bubbles होते हैं। और where entrapped air is the form of a voids के रूप में होती है occurring in the concrete due to insufficient or poor compaction। एंट्रैप्ड एयर किसी भी साइज शेप की हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एग्रीगेट की सरफेस पर। इनका साइज 0.01 से लेकर 1 mm तक वेरी करता है। ये स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करती है, ठीक है। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ एक टर्म आई है कॉम्पैक्शन, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपकी कंक्रीट है, कंक्रीट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल इनिशियली जब अपने कंक्रीट बनाई तो उसको प्लेस किया किसी कंटेनर में इस तरह से, मान लीजिए, तो ये कंक्रीट हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद अपन एक वाइब्रेटर यूज करते हैं जिससे ये एंट्रैप्ड एयर जो है इसमें अपन उसको रिमूव कर सकें, ठीक है। ये एंट्रैप्ड एयर जो है यहाँ से ये एयर को रिमूव किया जा सके, एयर के पॉकेट्स को रिमूव किया जा सके। तो ये एयर के पॉकेट्स को रिमूव करने के लिए हम जो है वाइब्रेटर की हेल्प लेते हैं। वाइब्रेटर दो तरह के होते हैं, सरफेस वाइब्रेटर एंड नीडल वाइब्रेटर। जैसे ही पूरी सरफेस को वाइब्रेट करने के लिए एक मशीन होती है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, इससे वाइब्रेट किया जाता है। तो वाइब्रेट करने से
जो पार्टिकल्स हैं वो आपके कंक्रीट में इस तरह से पास पास आ जाते हैं। ये ऊपर सरफेस है एंड देन पार्टिकल इस तरह से आपके पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कंक्रीट का कॉम्पैक्शन कहलाता है। ये कॉम्पैक्शन यानी कि जो एंट्रैप्ड एयर है उसको रिमूव करना कॉम्पैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो ये एंट्रैप्ड एयर जो है आपकी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कंक्रीट में वेरियस साइजेस में, और ये साइजेस में ये जो साइज है ये लीड करेंगे आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को एंड ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो आती है आपकी विस्कोसिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ फ्लो, हाउ मटेरियल बिहेव अंडर स्ट्रेस। फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड ये एक रिलेशन होता है जहाँ पर म्यू डायनामिक विस्कोसिटी, टाउ शियर स्ट्रेस, डी dy रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन होता है आपका, ठीक है। बहुत ही लिटिल डाइल्यूट फ्लूइड जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपके नेग्लिजिबल होते हैं, उसके लिए आपका ये रिलेशन जो है वैलिड होता है न्यूटोनियन फ्लूइड का। लेकिन कंक्रीट में क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए न्यूटोनियन मॉडल वर्क नहीं करता। कंक्रीट हैज़ एन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो उसके लिए आपका जो है इनिशियल shear strength that must be exceeded before it will flow। तो इनिशियल shear stress उसमें ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो फ्लो कर सके। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर डिस्क्राइब बाय बिंघम मॉडल, ठीक है। ये एक रिलेशन है बिंघम मॉडल का, टाउ इक्वल्स टू टाउ 0 नीटा एन वाई डी यू अपॉन वाई। ये डी जो है डी यू अपॉन डी वाई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ shear deformation। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है जेल स्पेस रेशो, ठीक है स्टूडेंट। जेल स्पेस रेशो ये एक रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड पेस्ट टू द सम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट। कितना सीमेंट हाइड्रेटेड हुआ, दैट ऑफ कैपिलरी पोर्स। तो जेल स्पेस रेशो इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम of hydrated cement divided by volume of the gel space ratio is the volume of the paste, hydrated paste है ना, hydrated paste divided by volume of hydrated cement प्लस में कैपिलरी पोर्स, कैपिलरी पोर्स सीपी, कैपिलरी पोर्स, ठीक है, कैपिलरी पोर्स सीपी। अब यहाँ पर जो जेल स्पेस रेशो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जेल स्पेस रेशो कंक्रीट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 240 की पावर x, वेयर x इज द जेल स्पेस रेशो, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए जेल स्पेस रेशो विच गवर्न्स द पोरोसिटी ऑफ द कंक्रीट अफेक्टिंग इस स्ट्रेंथ। तो ये पोरोसिटी को गवर्न करता है। पोरोसिटी क्या होती है उस चीज को यहाँ समझिए। देखिए एक 3 फेज डायग्राम होता है, उससे समझिए। देखिए ये 3 फेज डायग्राम है जिसमें सॉइल की बात कर रहे हैं अपन। सॉइल में 3 फेज है, ठीक है। 3 फेजेस से अपन समझेंगे। ये तो आपके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है, VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है VW। एक इसको छोटा कर देते हैं। देखिए जेल स्पेस रेशो को अपन जो है इसमें पोरोसिटी को अपन एक 3 फेज डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये 3 फेज डायग्राम इस तरह से, इसमें 3 फेजेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, यहाँ पर जितने भी सॉलिड है यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जितने भी वाटर के पार्टिकल है उसको अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया। ये वॉल्यूम ऑफ एयर। एक्चुअल में इनको डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन यहाँ अपन समझने के लिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। सॉइल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो जगह आती है इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जिसमें वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर
प्लस में वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कहलाता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो पोरोसिटी को डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम, ये आपकी पोरोसिटी होती है, ठीक है। अब पोरोसिटी का मतलब खाली जगह कितनी है टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ये आपका पोरोसिटी होती है, ठीक है। तो जेल स्पेस रेशियो विच गवर्न्स द पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट, पोरोसिटी का मतलब आप समझ रहे हैं, पोरोसिटी इज अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ इज अफेक्टेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो, ए हायर वाटर सीमेंट रेशियो। अब हायर वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब क्या है कि पानी ज्यादा ऐड कर दिया आपने, हायर वाटर सीमेंट रेशियो में वाटर ज्यादा ऐड है, वाटर ज्यादा ऐड होने से आपका क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ने से क्या है पोरोसिटी बढ़ेगी। तो पोरोसिटी बढ़ने से जेल स्पेस रेशियो कैसे डिडक्ट होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि जेल स्पेस रेशियो जो है वो होता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड पेस्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट प्लस में कैपिलरी पोर्स, कैपिलरी पोर्स बढ़ेंगे, कैपिलरी पोर्स बढ़ने से जेल स्पेस रेशियो घटेगा, क्लियर। तो जेल स्पेस रेशियो तो डिक्रीज होगा हायर वाटर सीमेंट रेशियो से, इंक्रीजिंग द पोरोसिटी, और पोरोसिटी बढ़ने से क्या है डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये 3 फेज डायग्राम है। ऐसे ही 2 फेज डायग्राम भी होता है सॉइल का। 2 फेज डायग्राम में सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स होते हैं, इसमें एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, और ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ एयर नहीं है तो इसका मतलब इस टाइप की सॉइल जो है सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है, सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड का मतलब है गीली मिट्टी, गीली मिट्टी, ठीक है, जिसमें बिल्कुल एयर नहीं है, एयर का कोई भी एक पॉकेट नहीं है, सारी के सारे जो भी खाली जगह है उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, एयर बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका जेल स्पेस रेशियो होता है, क्लियर। तो ये लेक्चर नंबर 9 है आपका कंप्लीट।